नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 के लिए हमारी दुनिया भूगोल से इकाई 1 का भूमि, मृदा एवं जल संसाधन पाठ का अध्ययन करेंगे। भूमि, मृदा एवं जल संसाधन पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हम लोग 2 भाग में करेंगे। पहले भूमि और मृदा आज करेंगे और अगले भाग में जल संसाधन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग का मुख्य अध्ययन का रूप जो होगा सो भूमि के बारे में होगा, यानी कि आज हम लोग भूमि और मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भूमि जो है सो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या उपयोग है, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, भूमि उपयोग में क्या अंतर है, तो भूमि का मृदा क्या है, मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इन सारे तथ्यों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग भूमि के बारे में देखते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में संसाधनों के बारे में पढ़ा था। संसाधन को हम लोगों ने 3 वर्गों में बांटा था। वह कौन कौन था? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और मानवकृत संसाधन। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन आप लोगों को याद होगा किसे कहते हैं? प्रकृति द्वारा प्रदत्त, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है उस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव सभ्यता का विकास भूमि पर ही हुआ है, यानी कि मानव इस पर निवास करता है और अपनी आवश्यकताओं की सारी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त करता है बच्चों? भूमि से ही प्राप्त करता है। भूमि के अगर हम क्षेत्रफल को देखें तो भूमि लगभग 29% भाग जो है सो भूमि का विस्तार है, यानी कि स्थल का विस्तार है, और 71% पर जल का विस्तार है। भूमि का कितना? 29% और जल का 71% जो भाग है। अब भूमि का विभिन्न रूपों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, कोई क्षेत्र हिमों से आच्छादित है, कोई वन से आच्छादित है। तो भूमि का जो है सो विविध रूप है। अब हम लोग देखते हैं भूमि का उपयोग। तो भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं और भूमि का कृषि कार्य होता है, पेड़ पौधे हैं, मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं आदि जो है सो भूमि पर ही है। अगर हम भूमि के उपयोग को देखें तो भूमि के उपयोग इस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। भूमि के उपयोग को जैसे सड़क बनाने, रेल मार्ग में, कारखाने स्थापित करने में, हवाई अड्डा एवं बंदरगाह बनाने में, पेड़ पौधे उगाने में, कृषि कार्य करने में, मकान बनाने में, गांव में शहर बनाने में, तालाब, नहर, कुआं आदि बनाने में विभिन्न रूपों में भूमि का प्रयोग किया जाता है। अब भूमि के उपयोग में अंतर है, यानी कि सभी जगह भूमि का एक समान उपयोग नहीं है। इसमें अंतर का मुख्य कारण जो होता है वह समय एवं क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए प्राचीन काल में या बहुत पहले जब जनसंख्या कम थी तो भूमि जो है सो ज़्यादातर वनों से आच्छादित था, यानी कि वन ज़्यादा था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी तो भूमि को जो है सो साफ करके उसे निवास करने योग्य बनाया गया, यानी कि रहने के लायक बनाया गया और कृषि के क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। अब ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि क्षेत्र भी जो है सो कृषि क्षेत्र में कारखाने का निर्माण हो रहा है, वसाव क्षेत्र में भी जो है सो कारखाने का निर्माण हो रहा है, कृषि क्षेत्र में से रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग का विकास हो रहा है, यानी कि भूमि का जो है सो समय के साथ उसके उपयोग में परिवर्तन आ रहा है। स्थानों के साथ भी देखते हैं, जैसे मान लिया कोई पठारी क्षेत्र है तो वहाँ पर जो है सो उद्योग या पशुपालन का कार्य होता है, मैदानी क्षेत्र है खेती का कार्य होता है। तो स्थान और समय के अनुसार जो है सो भूमि के उपयोग में अंतर आता है। अब भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले क्या कौन कौन से कारक हैं? तो भूमि को उपयोग को प्रभावित करने वाले अगर कारकों को देखें तो हम लोग इसको मुख्यतः 2 वर्गों में बांटते हैं, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में जो है सो स्थल रूप में भिन्नता, मिट्टी की विशेषता, खनिजों की उत्पत्ति, जलवायु
और जल की उपलब्धता, ये सब प्राकृतिक कारक है। जैसे स्थल रूप में भिन्नता से कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर जो कठोर भूमि है वहाँ पर कारखानों का निर्माण किया जा रहा। पठारी क्षेत्र में जो है सो खनिज विशेष है तो खनन से संबंधित कार्य किया जा रहा। मैदानी क्षेत्रों में जो है सो मिट्टी उर्वर है इसलिए वहाँ पर जो है खेती का कार्य किया जा रहा है। मिट्टी की विशेषता के आधार पर भी जो है सो उसका विभिन्न ढंग से उपयोग किया जा रहा है। जैसे जो क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, आगे पढ़ेंगे कृषि में हम लोग, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है उसमें चावल की खेती की जाती है। दोमट मिट्टी क्षेत्र है उसमें गेहूं की खेती की जाती है, यानी कि भूमि की विशेषता के अनुसार जो है सो खेती की जाती है। अब खनिजों की उपस्थिति, यानी कि पठारी क्षेत्रों में देखेंगे तो खनिज ज़्यादा मात्रा में है, तो वहाँ खनिज ज़्यादा मात्रा में है तो इसलिए वहाँ पर खनन का कार्य ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या, खनन के कार्य ज़्यादा होंगे। यहाँ पर जो है सो कल कारखाने का निर्माण ज़्यादा होगा। अब जलवायु भी प्रभावित करता है, जो जलवायु जिस फसल के लिए अनुकूल होगा वहाँ पर जो है उस ढंग की खेती की जाएगी। जैसे मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है तो मानसूनी जलवायु में वर्षा ज़्यादा होगी। मानसूनी जलवायु में वर्षा ज़्यादा होगी तो चावल की खेती की जाएगी। आप लोग देखते होइएगा चावल की खेती के लिए जो है सो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए चावल की खेती उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहाँ पर जो है सो वर्षा ज़्यादा होती है। अब शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्रों में जो है सो गेहूँ की खेती की जा सकती है, क्योंकि शीतोष्ण जलवायु में वर्षा कम और तापमान भी कम रहता है, तो उन क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं भूमि के उपयोग को प्राकृतिक कारक प्रभावित करता है। अब मानवीय कारक भी जो है सो भूमि को प्रभावित करता है, यानी कि तकनीकी ज्ञान, जनसंख्या में वृद्धि और श्रमिकों की उपलब्धता के अनुसार जो है सो भूमि के उपयोग में परिवर्तन आता है। यानी कि भूमि, जैसे मान लिया किसी शहर के पास जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है तो वहाँ पर जो है सो भूमि का मूल्य बढ़ जाएगा, वहाँ की भूमि की मांग बढ़ेगी। वहाँ पर जो है घर बनाने के लिए जो है सो दूसरा उपाय सोचा जाएगा। जैसे अगर भूमि की मांग बढ़ते जाएगी तो देखते होइएगा शहर क्षेत्रों में जो है सो फ्लैट का निर्माण हो रहा है, बहुमंजिली इमारतों का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि सो भूमि को बचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सो सुविधाएं उपलब्ध किया जाए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हुई तो अनेक तरह के जो है सो कल कारखाने आदि का विकास होने लगा। तो इन सब कारणों से जो है भूमि के उपयोग को प्रभावित करता है, यानी कि भूमि का उपयोग विभिन्न रूपों में होता है। अब हम लोग देखेंगे भूमि उपयोग का प्रारूप। तो भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में उपयोग से। भूमि उपयोग किसको कहते हैं? तो भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में उपयोग से है। भूमि उपयोग का प्रारूप एक जैसा नहीं होता है। भूमि उपयोग का हम लोग मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांट सकते हैं, 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे वन क्षेत्र की भूमि, उन क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ पर, जैसे वन क्षेत्र की भूमि होगा उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पर जो है सो वन ज़्यादा मात्रा में होगा, उसको क्या कहा जाएगा? वन क्षेत्र की भूमि कहा जाएगा। कृषि कार्य के लिए उपलब्ध भूमि, अब हम लोग इसको कई भागों में बांटते हैं। जैसे कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, जैसे बंजर एवं व्यर्थ भूमि जिस पर जो है सो कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। सड़क, मकान, उद्योगों में लगी भूमि जो कृषि कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। उसके बाद है पड़ती भूमि। पड़ती भूमि को भी जो है सो हम लोग कई भागों में बांटते हैं। चालू पड़ती भूमि उसको कहते हैं जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो। चालू पड़ती भूमि किसको कहेंगे बच्चों? जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की जा रही है। अन्य पड़ती भूमि है जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम चालू पड़ती भूमि होगा जिस पर 1 वर्ष से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हो। अन्य पड़ती भूमि होगा जिस पर 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम कृषि कार्य नहीं की गई हो। और तीसरा होगा कृषि योग्य बंजर भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती का कार्य नहीं की गई हो। और अस्थाई अन्य कृषि अयोग्य भूमि में होगा अस्थाई चारागाह भूमि, जो चारागाह के लिए है, जिस पर पशुचारण का कार्य होता है, तो उस प्रकार की भूमि को अस्थाई चारागाह भूमि कहते हैं। अब शुद्ध बोई गई भूमि,
जिस पर जो है सो पूर्ण रूप से खेती का कार्य होता है वह शुद्ध बोई गई कृषि भूमि है। अब हम लोग भूमि संरक्षण के बारे में देखेंगे। भूमि संरक्षण क्यों जरूरी है? तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पोषण एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। जिस गति से तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण पोषण यानी कि अनाज की मांग ज़्यादा होने लगी। उसके बाद आवास संबंधी भी ज़रूरतें बढ़ी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर क्या हुआ, वनों का विनाश किया गया। यानी कि जनसंख्या बढ़ने से जो है सो अनाज की उपलब्धता ज़्यादा चाहिए। अनाज की उपलब्धता ज़्यादा होने के कारण जो है सो कृषि के लिए भूमि चाहिए। कृषि के लिए भूमि चाहिए तो क्या करना होगा, वनों को नाश करना होगा। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि के साथ भी आवास चाहिए मनुष्य को रहने के लिए। आवास चाहिए तो वो कृषि भूमि को क्या करेगा, कृषि भूमि या जंगल को कटेगा और वहाँ पर जो है सो घरों का निर्माण होगा। अब ज़्यादा अनाज चाहिए तो कृषि के लिए अनाज का जो है सो बढ़ाने के लिए जो है सो खादों का प्रयोग किया जाता है। अब खादों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है सो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। अति सिंचन एवं पशुचारण के कारण जो है भी भूमि का ह्रास होता है। इसके अलावे जल जमाव से मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता की वृद्धि होती है। यानी कि मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की वृद्धि हो जाती है जल जमाव के कारण, जिससे भूमि जो है सो ऊर्वर होने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सब कारणों से भूमि का निम्नीकरण होता है, यानी कि भूमि का ह्रास होता है। समझ गए भूमि का ह्रास क्यों होता है? यानी कि जब जनसंख्या बढ़ती है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकता और आवास संबंधी आवश्यकता की वृद्धि होती है। इसके लिए जो है सो वनों का नाश किया जाता है। इसके अलावे फसलों का ज़्यादा उत्पादन के लिए जो है सो कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे भूमि का ह्रास होता है। अति सिंचन एवं पशुचारण से भी भूमि का स्वाभाविक गुणों का ह्रास होता है। जल जमाव से मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता में वृद्धि होती है, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। इन सब कारणों से जो है भूमि का उपजाऊपन या भूमि का निम्नीकरण होता है। इसके अलावे मरुभूमि का प्रसार होता है, बंजर भूमि की समस्याएं बढ़ती है। तो इन सब कारणों के कारण जो है सो भूमि संरक्षण की आवश्यकता है। यानी कि भूमि को इस ढंग से यूज किया जाए जो इसका जो है कम से कम निम्नीकरण हो। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो इसके लिए सर्वप्रथम भूमि का उपयोग नियोजित तरीके से करना होगा। यानी कि एक योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा, जिससे कम से कम हो। भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाया जाना होगा। यानी कि मैदानी क्षेत्रों में जो है सो 33% वनों का होना आवश्यक है, लेकिन धीरे धीरे वनों का तेजी से ह्रास हो रहा, तो हमें जो है सो भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाना होगा। उसके बाद जैविक कृषि पर बल देना होगा। यानी कि रासायनिक खाद के स्थान पर जो है सो जैविक खाद का प्रयोग करना होगा। जैविक खाद के बारे में आप लोग जानते हैं, जैविक खाद जो है पशुओं से, इसके अलावे घास फूस आदि से बनाया जाता है। बर्मी कंपोस्टिंग का आता है। तो जैविक कृषि पर बल दिया जाएगा तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास कम होगा। उसके बाद जो मरुभूमि क्षेत्र है वहाँ पर जो है झाड़ियाँ लगाई जाए। भूस्खलन रोकने के लिए जो है पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, तो भूस्खलन को रोकने के लिए जो है सो उसके ढलानों पर, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के ढलानों पर जो है प्रतिरोधी वृक्षें लगाना होगा। तो इन सब के द्वारा जो है सो भूमि को संरक्षित किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे मृदा के बारे में। मृदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मृदा क्या है। तो मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहा जाता है। मिट्टी का निर्माण अब हम लोग देखेंगे, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी क्या है। तो मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत यानी कि भूपटल के सबसे ऊपर में पाया जाता है। यह चट्टानों के टूटने से बना है, यानी कि चट्टानें टूटती है और लंबे समय से अनवरत क्रिया से जो है सो चट्टानें महीन कणों में परिवर्तित होती है और महीन कणों से परिवर्तित होने
के बाद उसमें जो है सो खनिज तत्व, पोषक तत्व एवं चट्टानी गुण मौजूद रहता है। पोषक तत्वों के रूप में उसमें मृदा में ह्यूमस, जल एवं सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित रहते हैं। तो मिट्टी का निर्माण जो है सो एक लंबे प्रक्रिया के द्वारा होता है। एक मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाता है। वह मूल रूप से चट्टानों के टूटने से बनता है। चट्टान को टूटने के लिए जैसे ऋतुक्षरण की क्रियाएं होती है एवं जैविक एवं रासायनिक क्रियाएं होती है, तो उसके द्वारा जो है सो चट्टानें टूटती है। चट्टानों के टूटने के बाद जो है सो लंबे समय तक से वह महीन कणों में परिवर्तित होता है। महीन कणों में परिवर्तित होने के पश्चात उसमें जो है सो ह्यूमस यानी कि मृदा में पेड़ पौधे, जीव एवं अन्य सड़े गले पदार्थ का अवशेष जो होता है वह मिलता है और उसके पश्चात जो है सो मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। इसको फिर से समझिए, मृदा किसे कहते हैं? तो मृदा जो है सो भूपटल का सबसे ऊपरी परत है जो चट्टानों के टूटने से बनता है। मृदा में जो है सो खनिज तत्व, पोषक तत्व एवं चट्टानी कण मौजूद होते हैं। तो उसमें पोषक तत्वों के रूप में जो है मृदा में ह्यूमस, वायु, जल एवं सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। अब मृदा का उपयोग तो हम लोग जानते ही हैं खेती के लिए होता है, यानी कि फसलों की खेती करने में जो है सो मृदा का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। यानी कि हमारी खेती की सारी क्रियाएं जो है सो मृदा मिट्टी में ही होती है। उसके अलावे जो है सो पेड़ पौधे, घास, पेड़ पौधों आदि के उगाने में, घर बनाने में, मूर्ति निर्माण में, यानी कि बहुत सारे कार्यों में मिट्टी का प्रयोग किया जाता। अब हम लोग देखेंगे मिट्टी की संरचना, विभिन्न स्तर। तो हम देखें, ये मान लें तो सबसे नीचे इसको 3 स्तर में बांटते हैं। ये जो है सबसे नीचे वाला स्तर, इसको 2 स्तर कहते हैं। यह जो है सो मूल रूप से मौलिक चट्टान होता है। इसी चट्टान के टूटने से जो है, विखंडन से जो है सो मिट्टी का निर्माण होता है। तो नीचे वाला भाग जो है सो मूल रूप से क्या होता है? चट्टानी भाग होता है, मौलिक चट्टान होता है। इन्हीं चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा स्तर जो है स्तर 100 है। यह ऋतुक्षरित कण है, यानी कि इससे चट्टान से जो टूटता है, विखंडन होता है, वो जो है इसमें जमा होता है। ये 100 स्तर जो है चट्टानी कण होता है, इसके विखंडन के पश्चात बनता है। क्या हो गया बच्चों? ये 2 स्तर जो है क्या है? 2 स्तर मौलिक चट्टान है। इसी मौलिक चट्टान से जो है सो मिट्टी का निर्माण होता है। 100 स्तर जो है सो ऋतुक्षरित कण है, यानी कि इससे यह कण जो है सो चट्टानों के टूटने से बना है। तीसरा स्तर जो है ब है और अ है, इसको 2 भाग में बांट दिए हैं। ब अंश में जो है वायु और पंख की प्रधानता रहती है और अ स्तर में ह्यूमस होता है। ह्यूमस किसको कहते हैं? तो ह्यूमस ऊपरी स्तर में जो है सो मृदा में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। तो अब समझ गए होंगे मिट्टी को हम लोग वैसे 3 स्तर, ये 2 स्तर एक ही में है, अ और ब। अ स्तर में ह्यूमस है। ह्यूमस जो है सो पेड़ पौधे एवं अन्य जीव जंतुओं के सड़े गले अंश होते हैं। ब स्तर में जो है सो बालू और पंख का होता है। स्तर 100 में जो है सो मूल चट्टानों से जो कण टूटता है वो होता है और 2 स्तर में जो है सो मूल चट्टान होता है। तो अब समझ गए मिट्टी के स्तर को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये समझ गए। मिट्टी के ऊपरी स्तर में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके निचले स्तर में क्या होता है, ये सारी चीज आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग मृदा के प्रकार को देखेंगे। तो मृदा के प्रकार को कई ढंगों से बांटा गया है। एक जो है उर्वरता के आधार पर, यानी कि खेत का उर्वरता के आधार पर, उपजाऊपन के आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, उर्वर मिट्टी और
अनुर्वर। उर्वर मिट्टी कहते हैं जो उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें खेती होती है, ज़्यादा उत्पादकता होती है। अनुर्वर मिट्टी उसको कहते हैं जिसमें खेती का कार्य नहीं होता है, बंजर होता है, कम उपजाऊ होता है। दूसरा है गठन या संरचना के आधार पर, तो इसको बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बादामी मिट्टी में बांटा गया। तीसरा है रंग के आधार पर, तो इसमें लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी आदि में बांटा गया। तो अब हम लोग भारत के मैप को देखें तो ये भारत का मैप है और किन क्षेत्रों में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो पर्वतीय मृदा, यह मुख्यतः जो है सो पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी कि हिमालय के तल क्षेत्रों में जो है सो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, यानी कि पर्वत वाले भागों क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी है। दूसरा जलोढ़ मिट्टी, यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, जो जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और जो नदियां हैं उन क्षेत्रों में जो है सो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद है लाल मृदा, तो लाल मृदा ये तमिलनाडु, कर्नाटक आदि के क्षेत्रों में है। उसके बाद है काली मृदा, तो काली मृदा अगर देखेंगे तो काली मृदा इधर महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में जो है सो काली मिट्टी का क्षेत्र। लेटेराइट मिट्टी जो है सो आपका केरल, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और सूक्ष्म मृदा जो है इसको बलुई मृदा भी कहते हैं, यह राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये भारत की मिट्टी की प्रमुख प्रकार हैं। अब हम लोग देखते हैं जलोढ़ मिट्टी को जो है सो दो वर्गों में बांटते हैं, खादर और बांगर। खादर जो होता है वह नई मिट्टी होती है। खादर जो है नई मिट्टी होती है जिस पर बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। और बांगर होता है पुरानी मिट्टी, नदियों द्वारा ही दोनों लाई हुई होती है। बांगर में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी जो है सो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। उसके बाद काली मिट्टी जो होती है वह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। पूछता है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली कपासी मिट्टी होती है। इसीलिए गुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा जो है प्रायद्वीपीय पठार यानी कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। इसमें लोहे के अंश ज़्यादा रहता है जिसके कारण यह लाल दिखता है। अब इसमें ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू आदि की खेती की जाती है। और लेटेराइट मृदा जो है सो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये मृदा का प्रमुख प्रकार हो गया। अब हम लोग देखते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या है, यानी कि मिट्टी की ऊपरी परतें जब बह के दूसरे जगह चली जाती है, कटकर दूसरी जगह चले जाती है, यानी कि नदियों का पानी अपने साथ या अन्य कारणों से वायु भी मिट्टी को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, तो उसका मिट्टी का कटाव माना जाता है। यानी कि मिट्टी का कटाव पर जो है सो जलवायु, वनस्पति, स्थल रूप, भूमि का ढाल आदि का प्रभाव पड़ता है। यानी कि मृदा को, कटाव को या अपरदन को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिसमें जलवायु है, वनस्पति का विस्तार है, स्थल रूप है, भूमि की ढाल है, मानवीय क्रियाएं हैं। इसके अलावे वनों की कटाई, पशुचारण, तेज वर्षा, तेज पवने आदि जो है सो सतह का मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, जिससे मिट्टी का अपरदन होता है। और मिट्टी के अपरदन के कारण जो है सो उसके मौलिक गुणों का ह्रास हो जाता है। इसलिए मिट्टी का संरक्षण जो है सो किया जाना अति आवश्यक है। मिट्टी के संरक्षण के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पर्वतीय क्षेत्रों को में समोच्च खेती करना होगा, पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना होगा, बंजर भूमि पर घास लगाना होगा, फसल चक्र तकनीक को अपनाना होगा, खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना होगा और जैविक खादों का प्रयोग करना होगा। इस ढंग से जो है सो मिट्टी का हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। अब हम अगले दिन इसी पाठ का जल संसाधन को देखेंगे। धन्यवाद।